नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे बजट का। चलिए शुरू करते हैं। बजट। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला या बैग। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल 1721 से 1742, इन्होंने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक बैग में रखा हुआ था या थैले में रखा हुआ था। जब वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है, द बजट ओपन्ड। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। बजट के प्रकार। सबसे पहला है संतुलित बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय के बराबर होती हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर में मामूली वृद्धि होती है और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होती है तो इसकी अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट है घाटे का बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। ऐसी बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो और कुल मांग बढ़ाने की आवश्यकता हो। अधिशेष बजट। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। ऐसी बजट की अनुशंसा तब की जाती है जब मुद्रास्फीति अंतराल होता है और समग्र मांग कम करने की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट पेश किया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं घाटों की। विभिन्न प्रकार के घाटे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। बजट घाटा। इसमें सरकार का कुल बजटीय व्यय बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। बजट घाटा बराबर बजटीय व्यय, इसमें आता है आपका राजस्व और पूंजी माइनस बजटीय प्राप्तियां किस किस की, राजस्व और पूंजियों की। इस अवधारणा का उपयोग 1997 में बंद कर दिया गया क्योंकि यह केवल भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी उधारी को प्रतिबिंबित करता है। राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटे को जनता से उधारी या विनिवेश के माध्यम से या राजस्व व्यय में कटौती, मुख्य रूप से सब्सिडी करके वित्त पोषित किया जाता है। उच्च राजस्व घाटा सरकार को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अपने खर्च में कटौती करने के लिए विवश करता है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है। घाटे के वित्त पोषण के लिए उधारी के माध्यम से धन जुटाने से दायित्व अनुत्पादक ब्याज भुगतान बढ़ता है और साथ ही सरकार की साख पात्रता भी कम होती है। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों, संवैधानिक और सांविधिक निकायों आदि को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच अंतर है। ठीक है, यानी प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान। यह वास्तव में केंद्र सरकार के उपयोग व्यय के लिए उपयोग की गई राजस्व प्राप्तियों की राशि है। प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट 2012-13 में आरंभ की गई थी। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। यह सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुछ उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। इस साधन का उपयोग एक निश्चित समय पर सरकार की वास्तविक देयता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। राजकोषीय घाटा हो गया बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयताएं। राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार की राजकोषीय कार्य निष्पादनता को मापने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंड है। राजकोषीय घाटा का प्रभाव, इसका जीडीपी समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बजटीय राजस्व की एक बड़ी राशि केंद्र सरकार द्वारा उधारी के ब्याज भुगतान पर खर्च हो जाती है और इस प्रकार निवेश में कमी आती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी, आरबीआई से उधारी से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे एक समयावधि में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की स्थिति पैदा होती है। उच्च राजकोषीय घाटे का ह्रासकारी प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है क्योंकि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे भारी राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी उधारी से निजी निवेशकों के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की ऋण पात्रता, क्रेडिट रेटिंग भी कम हो जाती है।
राजकोषीय घाटे को सार्वजनिक व्यय कम करके और राजस्व में वृद्धि करके नियंत्रित किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। सार्वजनिक व्यय किस प्रकार से कम किया जा सकता है, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहला, सब्सिडियों का यौक्तिकीकरण, सरकारी कर्मचारियों को बोनस, एलटीसी, अवकाश नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी एवं अन्य परिहार्य राजस्व व्यय में कटौती करना। राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में कराधार बढ़ाकर, कर चोरी को रोककर, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन कर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामरिक क्षेत्रों में प्राप्त निधि का उपयोग करके। अब बात करते हैं प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट की। वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, इसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। तो प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो गया, राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता को इंगित करता है। यह पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान का भार वहन नहीं करता, यह केवल कुल उधारी को इंगित करता है, यानी कि पॉइंट आउट करता है। यह अवधारणा 1993-94 के बजट में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है मुद्रीकृत घाटा या मोनेटाइज्ड डेफिसिट। यह आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से ली गई उधारी को बताता है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब सरकार राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए बाजार से उधार नहीं ले सकती। तो ये क्या करती है, नई मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के विरुद्ध उपलब्ध कराई जाती है और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था को सार्वजनिक ऋणों और नई मुद्रा के सृजन के माध्यम से बजटीय घाटे के वित्त पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय चालू राजस्व और सार्वजनिक उधारी से अधिक व्यय से है। सरकार निम्न प्रकार से घाटे का वित्त पोषण कर सकती है। आरबीआई से अपना संचित नकदी भंडार निकालकर, सरकार द्वारा ही नई मुद्रा का निर्गम करके, आरबीआई से उधार लेकर और आरबीआई सरकार को अधिक करेंसी नोट छापकर ऋण देता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य मंदी के उपचार के रूप में कार्य करना, सब्सिडी देने के लिए, कुल मांग बढ़ाना, ब्याज के भुगतान के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हानि पर काबू पाना, निर्धनता रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव, मुद्रास्फीति का मार्ग प्रशस्त होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे समग्र मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। यह बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसमें असमानता के स्तर में वृद्धि होती है। यह कीमत वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन में घाटा पैदा कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। इससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। ठीक है, तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था में क्या हुआ, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा आया तो वो खरीद ज्यादा सकते हैं, ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे तो चीजों की मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब असमानता के स्तर में वृद्धि हुई, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम। ठीक है, कीमत वृद्धि के कारण जो भुगतान संतुलन है उसमें घाटा पैदा हो गया। इससे वैश्विक बाजार में क्या हुआ, निर्यात जो है वो अप्रतिस्पर्धी हो गया और उत्पादन की क्या हुआ, लागत बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव हैं। यदि कम राजस्व व्यय और उच्च पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले में उधारी का अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और घरेलू उत्पाद अधिक हो सकता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यदि अधिकांश घाटे का वित्त पोषण राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है तो यह भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उधारी के संदर्भ में इस भारी दायित्व के माध्यम से केवल नियमित खर्चों को ही निपटा जा सकता है और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति, भारत ने पहली बार
1969 में इस साधन का उपयोग किया और तब से उच्चतर राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए 1991 तक यह एक नियमित परिघटना बन गया। हालांकि 1991 के बाद भारत घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन के रूप में राजकोषीय सुधारों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस संबंध में 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। राजकोषीय समेकन क्या है? राजकोषीय समेकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने का उपाय कर अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। राजकोषीय समेकन के घटकों में बेहतर राजस्व प्राप्तियां और बेहतर तालमेल वाले व्यय शामिल हैं। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द है, को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि संविधान में बजट शब्द नहीं है। संविधान में जो शब्द आते हैं बजट के लिए जो प्रयुक्त है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बजट शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उसका जवाब होगा किसी में भी नहीं। ठीक है, वहां अगर आपको आर्टिकल 112 दे दिया जाए, 111 दे दिया जाए, तो बजट शब्द किसी में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो आर्टिकल 112 में है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप से में प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया। तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 से 59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए हैं। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है: विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतीकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। कर या टैक्स। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है
तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है, जैसे आयकर का आधार आय से है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष कर। परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न जो भी कराघात है, इम्पैक्ट, तथा करापात यानी कि इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। अप्रत्यक्ष कर, जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलिए अब प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। तो केंद्र सरकार का है व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, यानी आपका इनकम टैक्स, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, एस्टेट ड्यूटी, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार आदि। राज्य सरकार की बात करेंगे तो होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर, पथ कर आदि। अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के हैं सीमा शुल्क, आयात और निर्यात, इन पर दोनों पर लगाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ठीक है। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री आदि। मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। प्रतिभूति विनिमय कर, एसटीटी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2004 को की गई। यह कर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में हुए लेन देन पर लगाया जाता है। केंद्र को सर्वाधिक निवल नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां जो कि सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ज्यादातर सुमेलित करने के लिए आती हैं या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर, राजा चलैया समिति कर सुधार, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, पार्थ सारथी शीम समिति कर नीति, वाईवी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण, रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1994-95 के वित्तीय वर्ष में 1 जुलाई 1994 से 3 सेवाओं सामान्य बीमा, स्टॉक ब्रोकर एवं टेलीफोन सेवा पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश चेलैया समिति ने की। चेलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% से की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। अपरिष्कृत रत्नों और रत्नों पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन 5 उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है।
जीएसटी लागू करने के लिए संसद से पारित विधेयक: केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति विधेयक 2017 तथा केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसमें राज्यों के बीच, विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी। इसीलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। अब जीएसटी से मुक्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो प्राकृतिक मधु हो गया, शहद, दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं, अंडा। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ: सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं होगा। पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख। छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं। यदि कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं होगी। संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम 3/4 वोटों से किया जाएगा। ऐसी बैठक में केंद्रीय सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का 1/3 होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 मान होगा। जीएसटी परिषद संरचना: अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त कराधान मंत्री। गणपूर्ति यानी कोरम: कुल सदस्यों का 50%। मान: राज्य का मान 2/3 और केंद्र का मान 1/3। निर्णय: 75% बहुमत से। जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों, यथाविधि नियम व दर आदि पर निर्णय करेगी। जीएसटी परिषद निर्णय: जीएसटी से छूट के लिए 20 लाख रुपए होगी, विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए। सरकार मौजूदा क्षेत्राधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। 4 कर दरें हैं: 5, 12, 18, 28%। कुछ वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। कीमती धातुओं के लिए अलग दरें हैं। खास विलासिता वस्तुओं पर 28% की सर्वोच्च दर के ऊपर सेस भी लागू होगा। सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना। 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे। जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औषधीय प्रसाधन सामग्रियां, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में विशेष महत्व की वस्तु हैं। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कपड़ा और कपड़ा उत्पाद, अतिरिक्त तटकर, विशेष अतिरिक्त तटकर, सेवा कर। केंद्रीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। राज्य सरकार का राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर तब नहीं जब वह स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए। विज्ञापन पर कर, क्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़े कर। राज्य स्तरीय अधिभार व उपकर जब तक कि वे वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले 10% करदाता ही केंद्रीय कर प्रशासन के अधीन आएंगे। 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य के कर प्रशासनों के बीच समान रूप से होगा। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर, 8 केंद्रीय, 9 राज्य और 23 केंद्रीय और राज्यीय उपकर समाहित हैं। चलिए अब संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया? 1977 में। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया? 1987-88 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया? आंध्र प्रदेश। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, देख लीजिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कभी वर्ष पूछा जा सकता है या योजना में पूछा जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना।
भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है केंद्रीय आबकारी कर का। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कॉरपोरेट कर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो व्यापार कर जो है वो संघ सरकार का नहीं है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, इसको अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वो क्या है? कर आय यानी कि टैक्स से इनकम। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित मॉड वेट का संबंध बिक्री कर। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो यह है राजकोषीय घाटा। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सेवाओं पर कर को। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? कृषि भूमि पर आय कर की। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखानुदान। लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट इंटरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो ये स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं, तो दूसरा इसका सही होगा। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये वार्षिक वित्त स्टेटमेंट कहा जाता है, वार्षिक बजट स्टेटमेंट नहीं होगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन ने। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? यह है मार्ग कर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया और आयकर हो गया। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो संपदा या संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है आपका। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का एक व्यय किस पर इमदाद या सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। भारत में सेवा कर किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994-95। सैन वैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। चलिए, तो यहाँ ये आपका बजट कंप्लीट होता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।